अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना घर आसान घर स्कीम लॉन्च कर दी हुई है। ये स्कीम क्या है? ये कर्ज़ की स्कीम है। आपको गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ देगी और कर्ज़ की किन किन मकासद के लिए कर्ज़ दिया जाएगा और किन लोगों को ये कर्ज़ दिया जाएगा और इसकी मज़ीद शराइत क्या है, कितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, कर्ज़ की मुद्दत कितनी होगी और कितनी अमाउंट आपको जो है वो कर्ज़ के तौर पर दी जाएगी। ये अब तक की जितनी भी स्कीम्स आई हैं पंजाब में, ये उनमें सबसे मुनफरिद है क्योंकि ये बहुत ही आसान है और तकरीबन आप समझ लें कि सभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये बेघर अफराद के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इस स्कीम को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 1 से 1.5 माह हो गया है, लेकिन लोगों को अभी इसकी समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत सारी क्यूरीज मौसूल हो रही थी कि हमें कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई किस जगह पर उसका क्वेश्चन था, यानी उनको लोगों को अभी सही तरह समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाने का फ़ैसला किया ताकि मैं आपको आसान फ़हम अल्फाज में हमेशा की तरह ये चीज़ समझा सकूँ कि ये सारी स्कीम क्या है। आपके ये जो सवाल अभी मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन बोले हैं, ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा। ये स्कीम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इसकी गाइडेंस लेकर फिर आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट मेरे बोलने के साथ साथ चलता रहेगा ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ सामने लिखा भी हुआ है, आप वो भी पढ़ते चले जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्कीम किस किस मकसद के लिए लॉन्च की गई है। तो गवर्नमेंट ने 4 मकासद जो है वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कोई बना बनाया घर या अपार्टमेंट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर घर बनाना चाह रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है कि आपके पास पहले से आपका ज़ाती प्लॉट मौजूद है, उस पर आपने घर तामीर करना है। और चौथी कैटेगरी है कि आपके पास घर है, आपने उसकी तज़यीन और आराइश यानी रेनोवेशन करनी है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए आप इस कर्ज़ को अप्लाई कर सकते हैं या ये कर्ज़ आपको दिया जाएगा। अगला सवाल कि कौन कौन लोग इस कर्ज़ के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरीज डिफ़ाइन की हैं। उनमें सबसे पहले आ रहे हैं तनख्वाहदार लोग, सैलरीड पर्सन जो होते हैं। अब तनख्वाहदार में भी 2 तरह के लोग आ जाते हैं, एक वो जो किसी भी इदारे में मुस्तकिल मुलाजमत कर रहे हैं और दूसरे वो जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है ज़ाती प्रोफेशनल काम, यानी आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप खुद ही उस काम में मुलाजिम है उस बिज़नेस में। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि आप अपना कोई ज़ाती कारोबार कर रहे हैं। और चौथी कैटेगरी आ जाती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त जिस भी कैटेगरी के कोई लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो कहीं ना कहीं मुलाजमत या कुछ ना कुछ काम धंधा करते हों, बिल्कुल फारिग ना बैठे हों। अब आगे चलते हैं कि ये जो कर्ज़ आपको दिया जाएगा इसकी मुद्दत कितनी होगी और क्या ये सारा प्रोसीजर है। तो इसमें जैसे मैंने शुरू में आपको 4 कैटेगरीज बताई थी कि किन किन कैटेगरीज के लिए ये कर्ज़ जो है वो दिया जा रहा है। तो उसमें जो पहली 3 कैटेगरीज हैं, यानी आपने बना बनाया घर या अपार्टमेंट लेना है, या प्लॉट ख़रीद कर उस पर घर बनाना है, या आपके पास ज़ाती प्लॉट है और उस पर घर बनाना है। ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनके लिए जो कम से कम कर्ज़ की मुद्दत है वो 3 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 साल है। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है ना, तामीर शुदा मकान या अपार्टमेंट वाली, उसमें अगर आप 25 साल तक कर्ज अदा नहीं कर पाते तो आपको रियायत नहीं दी जाएगी किसी भी किस्म की। और जो बाकी 2 कैटेगरीज आ रही हैं इस वाले सेक्शन में, उनमें आपको अगर 25 साल तक कर्ज नहीं पे कर पाते तो 12 महीने यानी 1 साल तक की आपको रियायत दी जा सकती है। अब जो चौथी कैटेगरी थी कि ज़ाती घर की तज़यीन और आराइश आपने करनी है, उसकी जो कम से कम मुद्दत है कर्ज़ की वो 1 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 10 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी अगर आप 10 साल तक पे नहीं कर पाते पैसे तो रियायत तो मिलेगी, लेकिन वो कंडीशनल है। कंडीशनल इस तरह है कि आप ट्रांजैक्शन आपकी देखी जाएंगी कि कितनी क्लियर है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसको देखते हुए आपको अगर वो बैंक फैसला करे कि जी मुद्दत बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह आपको 12 माह या 1 साल तक की मुद्दत दी जा सकती है। इस स्कीम के लिए कौन कौन लोग अहल हैं या एलिजिबल हैं, तो उसमें सबसे पहले एज लिमिट आ गई। जो तनख्वाह गुजार लोग हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। और जो लोग अज खुद मुलाजिम पेशावर हैं, यानी अपनी ही कंपनी में एज आ मुलाजिम काम कर रहे हैं, यानी वो अपनी ही कंपनी से तनख्वाह लेते हैं, या वो कारोबार करने वाले लोग हैं ज़ाती कारोबार, तो इनकी उम्र जो है वो 25 से 65 साल होनी चाहिए। और जो ओवरसीज़ हैं उनकी उम्र 25 से 65 साल उनकी भी होनी चाहिए। अब मुलाजमत का तजर्बा कितना होना चाहिए? जो लोग सैलरीड पर्सन हैं उनकी, चाहे वो मुस्तकिल मुलाजिम हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, तो उनकी कम से कम मुद्दत जो है वो 3 साल है। और जो लोग इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
या वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उनकी जो कारोबार की जो मुद्दत है वो भी कम से कम 3 साल होनी चाहिए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अगर पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए और उसका आपको सबूत भी देना पड़ेगा। और अगर इसी तरह वो बाहर अपनी ही किसी कंपनी में मुलाजिम है या अपना कोई ज़ाती कारोबार कर रहे हैं तो उसकी भी मुद्दत जो है वो 3 साल होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो लेकिन कम अज़ कम 3 साल है, इससे नीचे वाले एलिजिबल नहीं है। अब आमदन कितनी होनी चाहिए? जो लोग तनख्वाह गुजार हैं उनमें जो मुस्तकिल मुलाजिम है उनकी जो आमदनी है या जो पर मंथ सैलरी है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जो पर मंथ सैलरी है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी जिसमें आज खुद मुलाजिम पेशावर आ जाते हैं या बिजनेसमैन आ जाते हैं तो उनकी जो कम से कम माहाना आमदनी है वो भी 50,000 रुपये होनी चाहिए। और उसके अलावा जो वर्क परमिट है वो भी आपने दिखाना है, वहाँ काम करने वाला वीज़ा वो भी आपने जो है वो दिखाना है और साथ अपनी आमदनी का सबूत भी देना है, यानी जो सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह वो भी आपने यहाँ साथ अटैच करना है। अच्छा, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस कर्ज को हासिल करने के लिए या दरख्वास्त देने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अब आगे हम उस पर चलते हैं। तो जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, तनख्वाहदार जो लोग हैं, वो अपनी शिनाख्ती कार्ड की एक कॉपी देंगे और इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, वो भी अपने शिनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे। और जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो अपने पासपोर्ट की कॉपी देंगे और वहाँ जो अगर तो वो मुस्तकिल रिहाइश है, वर्क परमिट है, रेजिडेंसी है उनके पास तो वो देंगे या अपना वर्क परमिट जो है उसकी कॉपी प्रोवाइड करेंगे। फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी सैलरीड पर्सनस की, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड की। और जो ओवरसीज़ हैं उनकी फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली पासपोर्ट और रेजिडेंट कार्ड पे सब कुछ लगा होता है उनका। अच्छा, सैलरी वगैरह के लिए सैलरी स्लिप या जो वो क्या कुछ लगेगा साथ, तो जो सैलरी इंडिविजुअल हैं वो तो ऑब्वियसली अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे और वो भी लेटेस्ट 3 मंथ्स हैं, यानी अब से लेकर पिछले 3 महीने तक की सैलरी स्लिप लगाएंगे। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं वो चूँकि अपने ही कारोबार में मुलाजिम है तो उनके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, या जो बिजनेसमैन है वो किसी किस्म की सैलरी स्लिप वगैरह नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी सैलरी स्लिप वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो चूँकि अपना वर्क परमिट और वो सारा कुछ पहले ही सबूत पेश कर चुके होंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है, जो सैलरीड लोग हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम, वो अपनी जो लेटेस्ट 6 मंथ्स हैं, यानी आज से लेकर पिछले 6 महीने पीछे तक की जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा कराएंगे 1 साल की। और बिल्कुल इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो अपनी 1 साल की उस फॉरेन बैंक में जिस कंट्री में वो रह रहा है उस कंट्री में जो उसका अकाउंट है उसकी 1 साल की जो बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवा कर सबमिट करवाएगा। यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो सैलरीड लोग जो हैं उनको अपने जितने भी यूटिलिटी बिल्स यानी बिजली गैस पानी के जो बिल हैं उनकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको भी अपने यूटिलिटी बिल्स की कॉपीज़ देनी पड़ेंगी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी। अदर डॉक्यूमेंट्स में बाकियों को कुछ नहीं देना, सिर्फ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वो कितनी देर रहते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है कि ओवरसीज़ हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे कंसीडर करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर कम से कम 6 महीने गुजार के आया हो, या यूँ समझ लें कि वो पाकिस्तान में 6 महीने से ज़्यादा ना रहा हो। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। अगर वो छुट्टी पे भी आता है तो 6 महीने से कम टाइम में वो यहाँ से चला गया है, उसको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर करते हैं। तो ये उसको साबित करना पड़ेगा कि जी मैं पाकिस्तान में 6 महीने से ज़्यादा नहीं ठहरा। अब मज़ीद आगे चलें तो इस कर्ज़ के ऊपर मार्कअप कितना देना पड़ेगा। तो जो सैलरीड लोग हैं उनको 1 साल तक के लिए, या यूँ आप सादा ज़बान में इस तरह समझ लें कि 3.5% जो है वो एनुअली उनको मार्कअप देना पड़ेगा इस कर्ज़ पर। और उसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने, उनको 4.5% के हिसाब से जो है वो एनुअली मार्कअप पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये बड़ा मिनिमम सा बनता है, आप बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे होना है कि आपका इतने पैसों का प्लॉट या इतने पैसे आपके घर पर या इन चीज़ों पर लगने हैं, तो आपने वो कैलकुलेशन कैसे करनी है उसका भी पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो कर्ज आपको दिया जाएगा, ये आपको कितना कर्ज मिलेगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पैसे कितने मिलेंगे आपको।
तो उसमें मैं आपको बता दूं उसकी भी कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने वही जो 3-4 कैटेगरीज़ ऊपर डिफ़ाइन की गई थी, उन सब कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट कर्ज़ की जो है वो अमाउंट है। तो अगर आपने अपना घर जो है वो ख़रीदना है, बना बनाया घर ख़रीदना है, या अपार्टमेंट ख़रीदना है, या आपने प्लॉट ख़रीदना है, तो उसके लिए आपको जो कम से कम कर्ज़ है वो 5 लाख रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए का आपको कर्ज़ मिल सकता है। अगर पहले से प्लॉट मौजूद है और उस पर आपने घर बनाना है तो उसके लिए जो कम से कम कर्ज़ की अमाउंट है वो 5 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2.5 करोड़ रुपया है। और अगर आपने अपने मौजूदा घर को रेनोवेट करना है तो उसके लिए भी जो कम से कम अमाउंट है वो 5 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। इस कर्ज को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पंजाब बैंक में अकाउंट ओपन हो, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। मंथली इंस्टॉलमेंट कब जमा करवानी है, तो वो आपने हर महीने की 5 तारीख को अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी है। फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट हो जाते हैं, यानी 5 तारीख से आप अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपको कोई सरचार्ज भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप जितने दिन लेट होंगे तो 1000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट जो है वो कर्ज की अमाउंट दी गई है। अच्छा, अब आते हैं अगली बात की तरफ कि आपको एडिशनल और कोई पैसे देने हैं। वो एक जो बैंक की फीसिस हैं वही आपको देनी है कि अगर आप 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक का कर्ज ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपया बैंक को पे करना है। और अगर आप 1 करोड़ से ज़ायद का कर्ज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 20,000 रुपया अपने बैंक को सबमिट करवाना है और ये नॉन रिफंडेबल है, बैंक आपको वापस नहीं करेगा। इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो बैंक आपको अमाउंट वापस नहीं करेगा। अच्छा, क्या आप अपनी जो फाइनेंस की फैसिलिटी है, यानी जो आपने ये पेमेंट इनको करनी है बैंक को, क्या आप उसकी मुद्दत बढ़वा सकते हैं या उसको कम करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन 3 साल से कम नहीं करवा सकते। और अगर आपने मजीद बढ़वानी है, जितनी मुद्दत के लिए आपको कर्ज दिया गया आप उससे मजीद बढ़वाना चाह रहे हैं तो आपको 3000 रुपया लोन इन्हांसमेंट की फ़ी जो है वो पे करनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो जिस मकसद के लिए कर्ज ले रहे हैं बैंक उस पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखेगा आपसे। ऑब्वियसली इस चीज़ का वो आपको एक बाकायदा प्लान देंगे कि आपने इस तरह से अपना टाइमली चीज़ें सबमिट करानी है, उनको साबित करने के लिए कि जिस मकसद के लिए आपने ये लोन लिया है ये उसी मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। और अगर आप जो मैंने ऊपर सारी आपको कंडीशंस बताई हैं, डॉक्यूमेंटेशन बताई है, जो कुछ भी बताया, अगर आप उनमें से कोई एक भी चीज़ फुलफिल नहीं करते या उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपकी लोन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक फ़ीस भी रखी है। तो ऑब्वियसली जो लोग अप्लाई करेंगे वो इन सारी चीज़ों को अगर इस पूरी सारे प्रोसीजर में फॉल करते हैं तो ही वो अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी में आएंगे और तभी वो बैंक को फ़ीस पे करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इसी तरह चांस की बेस पर अप्लाई किया तो आपकी फ़ीस भी जाएगी और लोन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से शहर हैं जिनको ये कर्ज जल्दी दिया जाएगा। वैसे तो ऑब्वियसली बैंक ऑफ पंजाब जो है वो पूरे पंजाब को कवर करता है, या पंजाब से बाहर भी अगर उसे गवर्नमेंट परमिशन दे तो वो वहाँ भी कुछ शहरों को कवर कर सकता है। मतलब आप किसी भी, अगर आप मेन सिटी से बाहर भी कहीं रह रहे हैं तो वहाँ भी आपको ऑब्वियसली कर्ज मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जिनको बैंक ऑफ पंजाब ने ऑफिशियली पॉजिटिव एरियाज़ कहा है। तो ये पॉजिटिव एरियाज़ कौन से हैं, कौन से सिटीज़ हैं और उनमें कौन कौन सी सोसाइटीज़, स्कीम्स या एरियाज़ हैं जिनको बैंक ने बाकायदा हाईलाइट किया है कि इन एरियाज़ में अगर आप प्लॉट, घर या कोई अगर आपका पहले से प्लॉट मौजूद है या घर मौजूद है, ये मतलब वो जो पहली 4 कैटेगरीज हैं कि किस किस मकसद के लिए कर्ज मिलेगा, वो अगर इन एरियाज़ में कहीं हैं तो आपको जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ये कर्ज जल्दी मिल जाएगा आपको। तो उनमें लाहौर शहर में अगर आप आ जाएं तो ये सारी इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ या एरियाज़ जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनमें आपके DHA के सारे फेजेज आ जाते हैं। अस्करी हाउसिंग स्कीम है, वापडा टाउन है, फैसल टाउन है, मॉडल टाउन है, नेस पार्क है, PIS सोसाइटी, पंजाब गवर्नमेंट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी तरह शादमान में अगर आप कहीं लेते हैं। उसके अलावा PCHS वहाँ पर आप वेलेंशिया या इजमेर टाउन वगैरह वो भी इसमें शामिल हैं। गुलबर्ग है, NFC है, PCSIR 1 फेज़ 1 और फेज़ 2 है, टेक्स सोसाइटी है, अब्दालियन हाउसिंग स्कीम है, सब्जाजार है, लामा इकबाल टाउन, केनाल व्यू, पंजाब गवर्नमेंट की सर्वेंट्स की जो हाउसिंग फाउंडेशन है, मोलनवाल स्कीम जिसे कहते हैं आम ज़बान में, वो इसमें शामिल है। पंजाब गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी फेजेज हैं वो शामिल हैं। इकबाल एवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी, पाकिस्तान रेल टाउन हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान रोड पर, पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुगल होम्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो लाहौर का फेज़ 1 है, ये इस कैटेगरी में आता है। अगर आप इसी तरह फैसलाबाद में चलते हैं तो फैसलाबाद में मदीना टाउन, ऑफिसर्स कॉलोनी, कोहिनूर सोसाइटी, पीपल्स कॉलोनी, सहगल सिटी और सितारा सपना सिटी,
जैसे मैंने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट अगर परमिशन दे तो ये दूसरे शहरों की तरफ भी जा सकते हैं, तो उसमें कराची जो है वो शामिल है। कराची में कौन कौन से एरियाज़ इसमें शामिल होते हैं, वो DHA है, क्लिफ्टन है, गुलशन है, KDA है और PECHS है। मुल्तान में आ जाएं तो वापडा टाउन, PIA टाउन, MDA मॉडल टाउन, शाह रुकन आलम कॉलोनी मुल्तान, न्यू मुल्तान कॉलोनी, मुल्तान कैंट वगैरह। गुजरावाला में आ जाए तो वापडा टाउन, मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, DC कॉलोनी, कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन, गुजरावाला कैंट, सियालकोट कैंट मॉडल टाउन और गुजरात मॉडल टाउन एंड गुलबर्ग टाउन। पेशावर ये भी ऑब्वियसली पंजाब से बाहर है, लेकिन चूँकि एक बड़ा शहर है इसलिए बैंक यहाँ भी कर्ज देगा आपको, तो उसमें पेशावर कैंट और हयाताबाद के इलाके शामिल हैं। रावलपिंडी में आ जाते हैं तो गुलजार कायद, DHA है, फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम है, सैटेलाइट टाउन है, हार्ले स्ट्रीट है, गुलशानाबाद है, चकलाला है, लालाजार है, वेस्ट रिज है, कैंटोनमेंट के जितने एरियाज़ हैं वाह कैंट वगैरह। इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो नेवल एनकरेज हाउसिंग सोसाइटी, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, सेक्टर 9 और E11 में जो ये इसके एरियाज़ आ रहे हैं, शहजाद टाउन और CDA के जितने सेक्टर हैं, इन एरियाज़ में अगर आपके पास उन 4 कैटेगरीज में से कुछ फॉल करता है तो इन शहरों के इन एरियाज़ में आपको जल्दी प्रोसेस कर लोन दे दिया जाएगा। अब सबसे आखिरी बात जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो आपके क्या फ़राइज़ हैं, जो आपने गवर्नमेंट के ऊपर आपके भी फ़राइज़ हैं और गवर्नमेंट पर आपका हक क्या है, क्या क्या कुछ आप उनसे डिमांड कर सकते हैं अपने इस सारे प्रोसीजर के दौरान। तो सबसे पहले जो आपके फ़राइज़ हैं, जो आपने करना है वो क्या है कि आप जो है वो जितनी भी मुतल्लिका मालूमात है वो टाइम पर फ्राहम करेंगे और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मुआहदे में मौजूद जितनी भी शराइत हैं उनके मुताबिक आप जो है वो अदायगी करेंगे अपनी अमाउंट की। और हर माह आप अपने बैंक के अकाउंट में इतनी रकम रखेंगे कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो बैंक आपको उसमें से कटौती कर ले, आपके उस अकाउंट में से पैसे खुद ही डिडक्ट कर ले और उसके बाद ऑब्वियसली आपको सरचार्ज वगैरह लगेगा। जितनी भी अमाउंट अगर आप उससे भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अकाउंट में तो सरचार्ज पड़ेगा। अच्छा, अब आपके हकूक क्या है, आप बैंक से क्या क्या मुतालबा कर सकते हैं। अगर आपके साथ जो कंडीशंस तय हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पर, बैंक ऑफ पंजाब ने जो भी आपके साथ कंडीशन शराइत व ज़वाबित आपके साथ तय की हैं, अगर उनमें कोई तब्दीली होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप वो बैंक से डिमांड करेंगे कि जो तब्दीली हुई है वो आप मुझे प्रोवाइड करें या उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिया जाए। फिर अगर आपका अदायगी का शेड्यूल जिस तरह जैसे ही कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है तो जो भी आपका एक शेड्यूल बनता है, यानी पेमेंट प्लान जिसे आप कह लें, जो बनता है आपके लिए, लेजर कहते हैं हम उसको आम जबान में, इंस्टॉलमेंट प्लान जो आपको दिया जाता है कि आपने इस महीने इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट ऐसे ऐसे सबमिट करानी है, वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी आप उनसे डिमांड करेंगे। अगर चेंजेस होती हैं उस सूरत में भी और पहले भी जब भी आपका लोन अप्लाई हो जाए, मंजूर हो जाएगा, तो आप साथ ही इंस्टॉलमेंट प्लान भी डिमांड करेंगे और वो बैंक आपको देने का पाबंद है। और तीसरा आपका हक ये है कि आप जो कारोबार का टाइम होता है या जो आप यूं कह लें कि बैंकों का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर आप बैंक के किसी भी ओहदेदार से रब्ता कर सकते हैं और वो आपको जवाब देने के पाबंद है। तो नाजरीन, ये वो सारी आसान घर स्कीम थी जो हमारे पास क्वेश्चन थे कि जी ये स्कीम क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हो गई होंगी और अब आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझकर बेहतर तरीके से फ़ैसला ले सकते हैं और हुकूमत की सहूलत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से आपकी कोई क्यूरी है या आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अल अज़ीज़ मार्केटिंग जिन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है, आप उन प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाना चाहते हैं या कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर इन सारे हवालों से मालूमात ले सकते हैं या बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।